हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। दिल्ली सल्तनत प्रशासन। मुग़ल वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया है। खिलजी ने 1290 से 1320 तक शासन किया है। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 तक शासन किया है। सैयद वंश ने 1414 से 1441 तक शासन किया है। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक शासन किया है। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक माना जाता है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय प्रशासन करते थे। इसी तरह से सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य या निर्बल या अल्पवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग और उनसे प्रारंभ करने वाले शासक। दीवाने मुस्तकराज, यह राजस्व विभाग था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। दीवाने मुस्तकराज राजस्व विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया है। दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण से संबंधित है और ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया है। दीवाने अमीर कोही, यह कृषि विभाग है और मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। दीवाने अमीर कोही को प्रारंभ किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, कृषि विभाग है। दीवाने खैरात, यह दान विभाग था और फिरोज शाह तुगलक ने सुकास्ट किया है। दीवाने खैरात दान विभाग है, फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया है। दीवाने बंदगन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, जो दास थे ना, उनके लिए प्रारंभ किया गया था। विभाग और उनकी कार्यविधियाँ, मतलब कौन सा विभाग क्या काम करता था। दीवाने अर्ज, यह बलबन ने प्रारंभ किया था और सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने रसालत, यह धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों की देखभाल करता था। दीवाने रसालत। दीवाने इंसा, यह सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने इंसा का संबंध है सरकारी पत्र व्यवहार से। दीवाने वजारत, यह वित्तीय मामलात से संबंधित राजस्व विभाग है। दीवाने जब वजारत का संबंध है विदेशी मामलात से संबंधित राजस्व विभाग से। वजारत एक ऐसी संस्थान थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई है। जिन गैर अरबी शासकों को अंतमुक्त किया गया था, मुगलों या मुस्लिम सम्राट के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें वजारत की संज्ञा दी गई थी। मतलब वजारत क्या था, एक संविधान, इस्लामी संविधान की मान्यता दी गई थी। इसमें गैर अरबी संस्थानों को आमुक्त या अंतमुक्त किया गया था। मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उनकी संख्या वजारत में दी गई है। वजारत एक ऐसी संस्थान होती थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी शासकों को अंतमुक्त किया गया था, मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लिए गए थे, उन्हें वजारत की संज्ञा दी गई थी। वजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। मोहम्मद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर थे, जो कि शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य की प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर प्रमुखतः राजस्व विभाग या दीवानी वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्णकाल था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन, पदों का विभाजन किया जाता था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सिरेखेल कहलाता था। 10 सिरेखेल के ऊपर एक सिपाहसालार, 10 सिपाहसालारों के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि में रखकर कर निर्धारित किया था। इसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी थी, जिसमें खराज, जजिया, खुम्स और जकात आते हैं। खुम्स लूट का धन होता था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता में लूट से प्राप्त होता था। इस लूट का
4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा था और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा था। सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो राजस्व एवं पैतृक अधिकारों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं जीतल और टका थी। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसी ने 2 प्रमुख सिक्के चलाए अर्थात चांदी का टका और तांबे का चीतल चलाया था। टांके और टका और जो चीतल है इसका अनुपात है 1:48 का था। अलाउद्दीन मंसूद शाह 1242 से 1246 तक रहे। इनके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। किसने चलवाए थे? अलाउद्दीन मंसूद शाह के द्वारा चलाए गए थे। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुंसिफ थे। खलीफा अल मुंसिफ थे। यह 1242 से 1258 तक खलीफा रहे हैं। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम था। खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम था इल्तुतमिश के सिक्कों पर। 1226 से 1242 तक ये खलीफा रहे थे। हदीश एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवारित राज कानून से संबंधित है। जवाब दो, जवारित का संबंध है राज कानून से। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए इसको इस्लामी नहीं माना गया है शासन को। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के असीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के होते थे? तो ज़्यादातर तुर्क वर्ग से संबंधित थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान तुर्क वर्ग से थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्ति व्यक्ति को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक हो जाता था जब सुल्तान अयोग्य, निर्बल और अल्पवयस्क होता था। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा गया है, तो पहला सही है। दिल्ली में सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, तो देसी नहीं थी। इक्ता को इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मीर बख्शी का पद मुगलों ने प्रारंभ किया था शायद ये, तो पहला बस सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना ग्रामों का समूह एक आमिल या अमाल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो कि परगने की राजस्व संग्रहण का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था नहीं थी, बल्कि अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया ईरान में हुआ था, जिसे दिल्ली में सल्तनत काल में इल्तुतमिश के समय लागू किया गया। मीर बख्शी यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, मनसबदारों का प्रमुख था, और मुगल काल में इसका पद का सृजन किया गया था, ना कि सल्तनत में। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के लिए एक प्रमुख पद था, जिसको दीवाने आरिज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इक्ता व्यवस्था में इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है, सही है। यह सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, नहीं, तो ये राजकोष में जाता था, ना कि इसके पास जाता था, और इसके लिए आमाल गुजार भी होता था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये भी सही है। जो मुक्ति है उसको इक्ता से एकत्रित राजस्व से ही सैनिक रखने पड़ते थे। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक इक्तादार मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इक्ता को एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में
नहीं दिया जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति रखने एवं सैन्य प्रशासन व्यवस्था पूरे करने के लिए किया जाता था। उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखनी पड़ती थी। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुशी निज़ाम उल मुल्क की फ़ारसी किताब सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था के विवरण मिलते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में है? तो सबसे पहले आता है परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा प्रांतों में बांटा गया है। सूबेदार सूबे के प्रशासन के प्रमुख अधिकारी थे। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया। इन इकाइयों को सरकार कहा गया। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना महलों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगने के अंतर्गत गांव होते थे जिनमें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी सी बस्तियां होती थीं जिन्हें नगला कहा जाता था। मतलब ये नालियों वाली जहाँ से निकलती ना बस्तियाँ, तो वो क्या हो गया, नगला हो गया। नगला से बड़ा होता है मालवा, मावदा, जिसको दीव कहा जाता है। इस दीव या मावदा से बड़ा होता है सिकदार। सिकदार से बड़ा होता है परगना। परगना से बड़े होते हैं सरकार। सरकार से बड़ा होता है सूबा, है ना। तो नागला शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया था जिसे चकला कहा गया है। इसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम होगा परगना, सरकार और सूबा। सूबा सबसे बड़ा था, सूबा परगने से छोटा था। फिर आते हैं दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग का संबंध है बलबन से। सैन्य विभाग था ये। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने अर्ज या सैन्य मंत्री नियुक्त किया था। इसे रावत अर्ज की उपाधि दी थी। आरज विभाग का प्रमुख कार्य सैन्य भर्ती करना, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना और वेतन वितरण करना आदि इसके संबंधित आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओके, दीवाने मुस्तक राज का संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, जो कि दान वगैरह करती थी। दीवाने रियासत ये बलबन ने प्रारंभ नहीं की बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और राजस्व विभाग है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, कृषि विभाग है। दीवाने खैरात यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित दान विभाग है। और दीवाने रियासत यह अलाउद्दीन से संबंधित बाजार नियंत्रण विभाग है। नीचे दिए गए कुछ है, इनको कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। ओके, दीवाने बंदगन फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, सही है। ये तो फिर क्या ही देखने, देखो दीवाने को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किए थे। दीवाने अर्ज बलबन ने किया था। दीवाने मुस्तक राज ये अलाउद्दीन खिलजी का है, पहला सही हो जाएगा। दीवाने बंदगन फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया है, दासों की देखरेख करता था। फिरोज शाह के शासनकाल में दासों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए दीवाने मुस्तक राज व्यवस्था प्रारंभ की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए कृषि विभाग या दीवाने को ही की स्थापना की। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग था, बलबन ने प्रारंभ किया था। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये कृषि विभाग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। नीचे दिए गए हैं कूट सही जमाना है। ओके, दीवाने अर्ज का संबंध है सैन्य विभाग से। दीवाने रसालत यह वित्तीय मामले से संबंधित था। और दीवाने देखो
यहाँ देखते हैं यार, देखो देखो धार्मिक मुद्दे से संबंधित है, ना कि वित्तीय से। दीवाने अर्ज सैनिक विभाग से संबंधित है। दीवाने रसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, विदेशी मामलों से संबंधित है। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने वजारत यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध है सैन्य विभाग से, कहेंगे रक्षा विभाग से। दीवाने अर्ज आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाया। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है? तो यह तुगलक वंश में वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है तुगलक वंश में। वजारत एक ऐसी संस्थान है जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई है। जिन गैर अरबी शासकों को अंत मुक्त किया गया है, मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें वजारत की संज्ञा दी गई है। वजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली है। मोहम्मद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए थे, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज का प्रधानमंत्री वजीर होता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि सभी की देखरेख करता था। सल्तनत काल में मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्णकाल था। फिरोज शाह तुगलक के समय तुगलक काल में मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्णकाल था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर रहा है। मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक के काल में एक नया प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत भूतपूर्व वजीर ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब और निज़ामुल मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया। वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था, बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। किन किन को बुलाया है? गयासुद्दीन तुगलक ने बुलाया है ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब, निज़ामुल मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक बुलाया था और उनके निर्णय सुनता था, सलाह लेता था और मानता भी था। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, बेविलय थी, तो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। मध्यकाल में जो सरकार थी वह किसकी समग्र संरचना थी? फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों की। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को अंकित करता है? तो भूमि पे कौन लगाता था कर्ज जो लगते थे? उसमें अर्ज, उश और मुक्तई। ये खुम्स तो वो थी विदेश से लूटी गया धन, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, खराज, उस और मुक्तई। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु हाँ उस पर खुम्स नहीं लगता था, ओके। अपितु यह धर्म निरपेक्ष होता था। खुम्स लूटा धन था जो कि युद्ध में शत्रु जनता से लूटा जाता था। लूट का 4/5 भाग सेनाएं बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको 4/5 राजकोष में जमा कराया और 1/5 सैनिकों में बांटा। सैनिक लोधी ने गड़े हुए धन से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। खुम्स के अलावा अन्य सभी जो हैं कर वह भूमि उत्पाद से संबंधित हैं। भारत में किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की है? तो ये इल्तुतमिश ने की है इक्ता प्रणाली प्रारंभ। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की है। यह हस्तांतरित लगान अधिन्यास है। यह भूमि का एक विशेष खंड होता है जो सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता है, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते, वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी और मुकद्दम। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी या ग्राम थी, जो कि राजस्व या स्वशासन पैतृक अधिकारों की व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार से राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न होकर बल्कि वे वंशानुगत परंपरागत से चलते गए हैं। गांव और जिले के अधिकारी से संपर्क रखते थे, किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे।
मुक्ति और बलि कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था, जो कि मुक्ति और बलि की देखरेख करेगा। सर्व क्या है? सिंचाई करते हैं ना, सिंचाई पर लगने वाला एक कर है सर्व कर। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि को रखकर कर निर्धारित किया था। इसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी थी, जिसमें खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात था। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श करके उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर सर्व भी लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय 28 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। जवाबित का संबंध किससे है? तो ये है राज्य कानून था। जवाबित का संबंध है राज्य कानून से। हदीस, ये इस्लामिक कानून है। हदीस का संबंध है इस्लामिक कानून से। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत है हदीस। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या, इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? तो फवाजिल ये है इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जो अतिरिक्त राशि होती थी उसे कहा जाता था फवाजिल। सल्तनत काल में फवाजिल फाजिल शब्द से आशय इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से कूट से पता चलता है। तो सल्तनत काल में जीतल चलती थी, टका चलता था। तो दूसरा और चौथा, सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्रा जीतल और टका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। मुद्रा प्रणाली में इनका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने 2 प्रमुख सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। शशगनी भी चांदी का सिक्का होता था। टका और जीतल का अनुपात 1:48 था। निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया है? तो इल्तुतमिश ने चलाया है। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक है इल्तुतमिश। सल्तनत काल में सिक्के, टका, शशगनी और जीतल किन धातुओं से बने थे? तो टका बना है चांदी से, शशगनी बना है चांदी से और जीतल बना है तांबे से। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम था? तो ये था अलाउद्दीन मंसूर शाह। नाम सबसे पहले अंकित हुआ था। तो अंतिम खलीफा का सर्वप्रथम नाम अंकित हुआ था किसका? अलाउद्दीन मंसूर शाह का। अलाउद्दीन मंसूर शाह 1242 से 1246 के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम शासक का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्सीम थे, जो कि 1242 से 1258 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुतनशीर का नाम उल्लिखित है, जो कि 1226 से 1242 तक खलीफा रहे। अब आती है दिल्ली सल्तनत में कला और स्थापत्य कला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद और दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। इसने इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इल्तुतमिश ने ही सुल्तान गढ़ी, हौज ए शमशी, शमशी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में बनवाया था। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया है? इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज ए शमशी, शमशी ईदगाह, बदायूं का जामा मस्जिद और अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में बनवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कराया था। इसका निर्माण लाल पत्थर और संगमरमर से किया गया था। अलाई दरवाजे का निर्माण यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात ए खाना मस्जिद, हजार सितुन, हौज ए अलाई का निर्माण करवाया था। तो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अलाउद्दीन ने क्या क्या बनवाया है? जमात ए खाना मस्जिद, हजार सितुन और हौज ए अलाई का निर्माण करवाया।
सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और का मुबारक शाह ने राजपूताना में उखा मस्जिद बनवाई थी। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। यही अलाई दरवाजे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई देता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद थी। अलाउद्दीन ने बनवाई है जमात ए खाना मस्जिद पूर्ण रूप से इस्लामी शैली में बनी थी। और जो अलाई दरवाजे का वो है गुंबद हैं, वो कैसे हैं, वैज्ञानिक ढंग से बने हुए हैं। और जो बलबन के मकबरे के बने हुए हैं मेहराब, वो उसने खुद बनवाए थे। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक 5 साल रहे हैं। इसने तुगलक वंश की स्थापना करके दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की थी। उसका नाम था तुगलकाबाद। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोधी ने कराया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैत ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के जो प्रशस्तिकार हैं वह आत्री और महेश हैं। बनाया है जैत ने, उसको अच्छे से बिल्कुल एकदम पोत पात के जूना वूना लगा दिया, तो जैत ने बनाया है। और उसके प्रस्तुतिकार कौन हैं या प्रशस्तिकार हैं, आत्री और महेश आते हैं। महेश उसमें प्रशस्तिकार हैं। अब आते हैं सल्तनत काल की स्थापत्य से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी में। कागज़ का प्रयोग पहली बार किया गया है 12वीं शताब्दी में। विश्व में प्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में इसका प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 में पेपर संरक्षित रखा गया है। इसका शीर्षक था पंचरक्षा। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कराया है। इसका निर्माण लाल पत्थर संगमरमर से हुआ था। 1311 में बनकर तैयार हुई। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है। उसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों पर एक घोड़े की नाल के आकार का मेहराब प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब या ट्यूटर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। कहाँ पर, अलाई दरवाजे में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का है, इल्तुतमिश का, फिरोज शाह तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया। इल्तुतमिश ने उसका निर्माण पूरा कराया। प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। यह गोलाकार और पंचमंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के समय इसमें चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। इसी पर इसने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण कराया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन के समय बनी हुई जो कुतुब मीनार है, इसमें 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो कि आज भी हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मस्जिद का निर्माण करवाया है? मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। भारत में पहला मकबरा जो कि विशुद्ध इस्लामी शैली का बना हुआ है, तो वो है बलबन का मकबरा, जो कि शुद्ध इस्लामी शैली का बना हुआ है। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्माण प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा निर्मित दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है। वहीं अलाई दरवाजे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबदों का प्रयोग किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। प्रथम वास्तविक मेहराब जिसे सल्तनतकालीन स्मारक में दिशातीत है, तो वो है बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा राय पिथौरा के पास
दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकबरे का एक कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो सब फतेहपुर सीकरी के पहले बना होगा लोधी गार्डन, तो ये हो जाएगा। ये पहले बना है कुतुब मीनार, उसके बाद बना है तुगलकाबाद, फिर बना है लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर के समय में बनाई हैं, बहुत बाद में। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 में तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में तीसरे नगर की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया तुगलकाबाद। इससे सुरक्षा रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण करवाया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में बना था, 1451 से 1526 के बीच में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया 1206 से 1210 में। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1211 से 1236 में बनी है इल्तुतमिश और ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार। फिर आती फतेहपुर सीकरी, इसकी स्थापना अकबर ने करवाई थी। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो ये हैं आत्री और कवि महेश। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैत ने किया था, जबकि इस पर जो प्रशस्तिकार हैं वो आत्री और महेश थे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ। इस स्तंभ की उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त करने की स्मृति में कराया था। यह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार, कुशल वीणावादक और संगीत शास्त्रों पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, अजमेर में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद नहीं है, दिल्ली में है ये, तो पहला गलत हो जाएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। मालवा में जहाज महल है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। स्थल और स्थापत्य दिल्ली में है कुतुब उल इस्लाम, जौनपुर में है अटाला मस्जिद, मालवा में है जहाज महल और गुलबर्गा में है जामा मस्जिद। सुमेलित कीजिए वास्तुशैली और उनसे संबंधित राजवंश। मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर बनाई है खिलजी वंश ने, मतलब कमलकली की झालर बना दी, खिल जाएगा कमल। अष्टभुजीय मकबरे का उदय हुआ है, तो ये तौल तौल के बनाए हैं तुगलक वंश के द्वारा। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया विजयनगर की। बोधी गोई का प्रयोग किया गया है स्तंभों में विजयनगर में। और झुकी हुई दीवारों पर विशाल द्वार बनाए हैं शर्की ने। सरक गई, थोड़ी सी नीचे झुक गई। तो इनके वास्तुकार हैं, देखते हैं वंश। वास्तुशैली और उनसे संबंधित राजवंश। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी वंश से है। अष्टभुजी मकबरे का उदय तुगलक वंश में हुआ है। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर में किया गया है। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी से संबंधित हैं। अब आती है दिल्ली सल्तनत और साहित्य। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से साहित्य थे, उनसे संबंधित प्रश्न और उनका विवरण। अबुल हसन यामिउद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म 1253 में 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने स्वयं को तूतिया हिंद कहा है। वह 8 वर्ष की आयु से ही कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादेन है। तो उनकी पहली पुस्तक या ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? मसनवी किरान उस सादेन है। उनकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फितूह, तारीख़ दिल्ली, ख्वाज उल फितूह, तारीख़ अलाई, आशिका, नूह सिपीहर और तुगलका नामा प्रमुख हैं। तो इनकी प्रमुख कृति में क्या क्या आती हैं? मिफ्ताह उल फितूह, तारीख़ दिल्ली, ख्वाज उल फितूह, आशिका, नूह सिपीहर और तुगलका मतलब तुगलकनामा।
तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी थी। अमीर खुसरो पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारतीयों होने का दावा किया था, मतलब भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो पहले मुसलमान थे। अमीर खुसरो स्वयं कहता था, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में प्रारंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उनका कहना था, ना लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्र में तबला सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इससे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान दिया गया था। तबकात ए नासिरी मिन्हाज और सिराज का ग्रंथ है जो कि सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित था। शम्स ए सिराज अफीफ अर्थात जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख़ फ़िरोज़शाही की रचना की। ताजुल मशीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा है। ताजुल मशीर जो कि सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा है। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी है जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स-ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख़ फ़िरोज़शाही तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फितुह उल सलातीन की रचना की है। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य कला को भी पोषक थे। उन्होंने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज्य आदि ग्रंथों का प्रणयन किया है। तुगलक वंशी शासक फ़िरोज़शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फितूहत ये फ़िरोज़शाही लिखी है। फितूहात फ़िरोज़शाही फ़िरोज़शाह तुगलक ने लिखी है। अब आते हैं साहित्य से संबंधित प्रश्न। किताब उल हिंद की जो प्रसिद्ध लेखक है उनका नाम है अल-बरूनी। किताब उल हिंद की रचनाकार अल-बरूनी है। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख थे। इनका वास्तविक नाम अबू रेहान था। इनकी महत्वपूर्ण कृति है तहक़ीक़ हिंद। किताब उल हिंद तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त करता है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1253 में और 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर जिले की पट्टियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतियाए हिंद कहा था। अमीर खुसरो का जन्म 1252 को NCERT के अनुसार और 1253 हरिश्चंद्र वर्मा भाग प्रथम के अनुसार बताते हैं। तूतियाए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो ये है अमीर खुसरो। तूतियाए हिंद तोता। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो ये है खड़ी बोली की विकास में। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, वस्तुतः हिंदी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिय थी उसको। खुसरो पहला मुसलमान था जिन्हें भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहते थे, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली का आगामी भूमिका भी निभाई थी, अग्रगामी। निम्नलिखित में से दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल देखे हैं अमीर खुसरो के द्वारा देखे गए हैं, निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा देखे गए हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार में थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के, गयासुद्दीन बलबन के 8 शासकों के समय रहे हैं। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहे। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद हार गया। मंगोलों ने
अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहे। बलबन के राज दरबार से संबंधित हो गए। अमीर खुसरो बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहे हैं। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता संभालने के समय ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अमीर खुसरो किस दरबारी के कवि रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो निम्नलिखित शासनकाल से संबंधित हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से हैं। अमीर खुसरो एक क्या थे? तो वो कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार तीनों थे। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ तीनों थे। इन्हें तूतियाए हिंद उपनाम से जाना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं, अमीर खुसरो को माना जाता है। इनका कहना था, ना लफ्ज़े हिंदी वस्त अश्च फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी फारसी दोनों भाषा के विद्वान थे। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य की भारत में विकास तथा उनके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना के मुख्य पात्र थे। अमीर खुसरो स्वयं कहता था, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी, हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। अमीर खुसरो स्वयं को तूतियाए हिंद, हिंदुस्तान का तोता कहते थे। इनकी रचनाओं की महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार है। हिंदू देवी देवताओं, मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई थी। तो पहला सही हो जाएगा। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो है, तो दूसरा भी सही है। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने दिल्ली संगीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना की थी, उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबकात-ए नासिरी के लेखक कौन है? तो ये है मिन्हाजुस सिराज। तबकात-ए नासिरी मिन्हाजुस सिराज का ग्रंथ है, जो कि सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्टी ने इससे अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय की प्रत्यक्ष वर्णन दिया गया है। मिन्हाज प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित और खुतबा पढ़वाया था। निम्नलिखित में से ग्रंथों पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आते हैं हमारी किताब उल हिंद, अल-बरूनी ने लिखी थी। फिर दूसरी पृथ्वीराज रासो, चौथी तबकात-ए नासिरी और पांचवी है लास्ट में आती फतवा-ए जहांदारी, जहांगीर के समय लिखी थी। फतवा-ए जहांदारी, फशवा-ए जहांदारी। फतवा-ए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की है। तबकात-ए नासिरी मिन्हाजुस सिराज का ग्रंथ है, जो कि सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित था। अतः सही क्रम होगा किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात-ए नासिरी और फतवा-ए जहांदारी। किस भाषा में
किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया है? तो जो हमारी फ़ारसी भाषा है, इसको दिल्ली सुल्तानों के द्वारा संरक्षण दिया गया है। भारत में फ़ारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजयों के आगमन से हुआ था। यहाँ इससे एक नवीन रूप प्रदान किया गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फ़ारसी को राजभाषा का स्थान दिया गया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूप को अंकित करने के लिए अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश का नाम दिया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूप को अंकित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्वानों का मत है कि उत्तर भारत की विभिन्न हिंदी बोलियां कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली और सुरसेनी, मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। सुमिलित इनमें से करना है। ओके, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है हमारी तारीख ए फिरोज शाही। हसन निज़ामी ने लिखी है ताजुल मासिर। ये हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई है ताजुल मासिर। मिनहाज और सिराज की पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी और याहिया बिन अहमद की पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने फ़ारसी में लिखी है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस ग्रंथ को। इलियट और डाउसन ने इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। ताजुल मासिर को सदुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा है। यह खुरासान स्थित दिशापुर का निवासी है। यह ग्रंथ उनके तुर्की भाषा में लिखा गया है। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है, जो कि संसद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज और सिराज ने तबकाते नासिरी की रचना की है। अब आते हैं सूची को 1 से 2 को मिलाइए। ताजुल मासिर ये लिखी गई है हसन निज़ामी जी के द्वारा। ख्वाइज़ उल फितूर ये पुस्तक लिखी है अमीर खुसरो ने। तारीख़ मुबारक शाही ये लिखी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और फतवाए जहांदारी ये लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। ताजुल मासिर हसन निज़ामी की पुस्तक है। ख़ज़ाइन उल फितूर ये अमीर खुसरो की है। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। और फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की है। निम्नलिखित में से तारीख़ फ़िरोज़ शाही के रचनाकार कौन हैं? तो शम्स ए सिराज अफ़फ़ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ही इसके रचनाकार हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ने सल्तनत कालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तारीख़ ए हिंद ये लिखी गई है अपने अल-बरूनी के द्वारा, ऑप्शन सी है। तारीख़ ए ऑप्शन देखो, तारीख़ दिल्ली लिखी गई है खुसरो के द्वारा। रहला लिखी है इब्न बतूता ने और तबकाते नासिरी लिखी है मिनहाज और सिराज ने। तारीख़ ए हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है। तारीख़ ए दिल्ली खुसरो की है। रहला इब्न बतूता की पुस्तक है और तबकाते नासिरी मिनहाज और सिराज की पुस्तक है। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमिलित करिए और सही कोट बताइए। हकाई ए हिंदी ये लिखी है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा। तहज़ीबुल अखलाक ये लिखी है इब्न मिस्काविया के द्वारा। कुजुल तिज़ार लिखी है वेल्क अल कवाइकी के द्वारा। और जियामिउल हिकायत लिखी है नहीं होगी इनको शिकायत और सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी के द्वारा लिखी। मतलब शिकायत हो गई तो उफ आ गया ना इनका। तो कृति और लेखक हकाई हिंदी लिखी है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा। तहज़ीबुल अखलाक इसको लिखा है आखिर यहीं आओगे तुम, मिस कर रहे हो ना, तो इब्न मिस्काविया के द्वारा। कुजुल तिज़ार ये लिखी है वेल्क अल कवाइकी के द्वारा। वेलकम तिज़ार। और जमाईउल हिकायत ये लिखी है, इनको शिकायत है तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी के द्वारा इसकी कृति लिखी गई है। फ़वाइदुल फ़वाद नामक जो पुस्तक है वह शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया है? तो अमीर हसन सिजदी के द्वारा किया गया है।
बफा फवाए बाय कर दिया है ना, बाय बाय। तो फवायदुल फवाए एक किसका है, तो निज़ामुद्दीन औलिया की जो बातचीत है उसका संकलन किया गया है अमीर हसन सिजी के द्वारा। सिजी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो ये है हमारी सितार। इसको हिंदू मुस्लिम गायन वाद्यों का मिश्रण माना जाता है सितार को। सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। भारतीय संगीत में मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया है। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए हैं। अमीर खुसरो ने ईरानी तमूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया है। इनमें कुछ भारतीय एवं पर्शियन ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया गया है। कुछ नवीन राग शैलियाँ हैं जिसे ईमान, जिल्फ और साजगरी आदि को जन्म दिया था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया है, तो संगीत यंत्र तबला है वह अमीर खुसरो के द्वारा प्रचलन किया गया है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान कवि है। वह ऐसा प्रथम लेखक है जिसने हिंदी शब्द एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। संगीत यंत्रों में तबला सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो वो है राणा कुंभा, जो कि संगीत के ऊपर एक किताब के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला के भी पोषक रहे हैं। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करके चित्तौड़ में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। इन्होंने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज एवं आदि ग्रंथों का प्रणयन किया है। तो ये चित्तौड़ विजय किसने की है, राणा कुंभा ने की है। और राणा कुंभा 1440 से 1448 तक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित है, बताइए। ओके, पंडित राव भट्ट ये संगीतकार, उस्ताद चांद खां ये हैं राग चंद्री, और सही बताना है, ये तो सब गलत ही दिख रहे हैं। एक ही हैं पुंडरीक विट्ठल, ये कौन है, रागमाला है। पुंडरीक विट्ठल के द्वारा क्या लिखी गई है, रागमाला लिखी गई है। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की है, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने की है। राग चंद्रिका लिखी है द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा, और राग कल्पदुम की रचना की है कृष्णानंद व्यास के द्वारा। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका लिखी है। राग चंद्रिका 2 लोगों की है, एक है द्वारकानाथ भट्ट और दूसरे है काशीनाथ शास्त्री जी की। और जो राग कल्पदुम है, मतलब राग सुनकर ही झूमने लगते हैं, तो ये है कृष्णानंद जी। और संगीत राज लिखा है, संगीत का राज था राणा कुंभा के समय, तो संगीत राज लिखा है राणा कुंभा ने। और जो पुंडरीक विट्ठल है इनके द्वारा लिखा गया है रागमाला। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ग्रंथ को उनकी रचयिता बताइए। रागमाला लिखी है पुंडरीक विट्ठल के द्वारा, रस कुमुदी लिखी है श्रीकंठ के द्वारा, राग विभूत का रचयिता है सोमनाथ जी, और चतुर्डी प्रकाशिका ये लिखी है वेंकट रमन के द्वारा। कौन सी लिखी, चतुर्डी प्रकाशिका लिखी है वेंकट रमन के द्वारा। ग्रंथ और उनकी रचयिता रागमाला हैं पुंडरीक विट्ठल, रस कुमुदी ये है श्रीकंठ, राग विभूत सोमनाथ ने लिखी है, और चतुर्डी प्रकाशिका ही लिखी है वेंकट रमन के द्वारा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं, तो खुद के द्वारा खुद का संस्मरण लिखा गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तुगलकी वंशीय शासक में फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फितुहात ए फिरोज शाह ही लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तानों का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहते थे। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत का विविध। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ध्यान तलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक न्यायिक पदों के बैठक व्यक्ति उलेमा को समूह रूप से दस्तार वदान या पहनने वाले
पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पगड़ी पहनते थे या पहनने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नकोश। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया है तुर्कों ने। किसने किया है? पोलो खेल का प्रचलन किया है तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया है। ध्यान तलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान के शौकीन थे। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया है, नहरों का निर्माण स्टार्ट किया है फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आते हैं बलबन। बलबन ने बनवाया था। नौरोज़ त्यौहार स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन के द्वारा दीवाने रियासत स्टार्ट की गई और जहांगीर के समय सर टॉमस रो आए थे। तो राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल करने के लिए दीवाने रियासत बनाई है अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया है। फारसी त्यौहार नौरोज़ को बलबन ने अपने दिल्ली दरबार में प्रचलन किया था मनाने का। अंग्रेज सर टॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। ओके, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, सही है। मार्को पोलो इटली से आया था, ये भी सही है। अब्दुल रज़ाक तुर्की से नहीं आया था, बल्कि अब्दुल रज़ाक है वो आया है ईरान से। और नूनीज ये पुर्तगाली था। नूनीज क्या था? पुर्तगाली था नूनीज। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। 1333 से 1347 तक रहा है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, जिसका कार्यकाल 1325 से 1351 तक रहा था भारत में। मार्को पोलो यह वेनिस इटली का यात्री था। यह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय आया था, जिनका टाइम पीरियड चल रहा था 1268 से 1310। ईरानी राजपूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, जिनका कार्यकाल था 1422 से 1446। नूनीज पुर्तगाली यात्री था और यह अश्व व्यापारी था। विजयनगर की यात्रा पर आया था। निम्नलिखित यात्रियों के पधारने का क्रम बताना है। ओके, तो सबसे पहले आए हैं हमारे अरबनूनी, उसके बाद आए हैं अब इब्न बतूता, फिर आए हैं ट्रेवेनियर और फिर आए हैं लास्ट में मनुची। तो अलबरूनी खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का निवासी था। महमूद गजनवी के साथ भारत विजय में पहला विद्वान राजनीतिक रूप से खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय अलबरूनी उनके साथ आया था। इब्न बतूता यह मोरक्को से आया था, 1333 में 1347 तक रहा है। यह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, 1325 1351 तक उनका टाइम पीरियड था। दिल्ली का काजी बना। 1342 में इसको दूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता के द्वारा रहला नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें उनका यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है टेवेनियर। यह फ्रांसीसी यात्री टेवेनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यह पेशे से जोहरी थे। 18 साल के समथिंग आए थे टेवेनियर, है ना। तो 1638 से आए और 1663 तक रहे हैं। 6 बार भारत की यात्रा की थी इन्होंने। अपनी यात्रा का वृत्तांत इन्होंने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है टेवेनियर्स के द्वारा। मनुची यह 1653 से 1708 तक रहे हैं। इतालवी यात्री थे। 14 वर्ष के अल्पायु में यह अपने गृह वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करने के लिए भारत पहुंचे। इन्होंने शहजादा दारा शिको की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की थी। बाद में चिकित्सा का पेशा अपना लिया और स्टोरियो दो मुगोर नामक संस्करण लिखा है। तो स्टोरी बताई है इन्होंने मनुची ने। तो स्टोरियो दो मुगोर नामक जो संस्करण है वो इनका है, मनुची का है। 7वीं शताब्दी में भारत का दर्पण इन्हें कहा था। दस्तार बनगन कौन थे? तो दस्तार बनगन ये उलेमा थे। उलेमा को कहा जाता है। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान या पगड़ी बांधने वाला कहा जाता था, क्योंकि
सिर पर आधिकारिक रूप से पहनने वाली पगड़ी धारण करते थे। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसने दी है? तो ये दी गई है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग का प्रारंभिक सूचना 1232 से 1233 में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई है। इनकी पुस्तक का नाम है लुबाक उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत। जवामी उल हिकायत ने ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया है। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका राज का सही क्रम बताना है। ओके, सबसे पहले आएंगे हमारे रज़िया सुल्तान, फिर आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आएंगे शेरशाह, फिर आएगा अकबर, लास्ट में अकबर हैं। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, शेरशाह 1540 से 1545 तक, अकबर 1556 से 1605 तक। सूची 1 को सूची 2 से मिला। ये युद्ध को वर्ष बताइए। चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ है? तो चंदवाड़ या चंदावर का युद्ध है वह 1194 में हुआ था। और तैमूर का आक्रमण हुआ है नसरुद्दीन के समय और 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध है 1529 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 और घाघरा का युद्ध 1529। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओके, बहादुर शाह गुजरात में थे, चांद बीबी अवध में नहीं थी, रज़िया सुल्तान दिल्ली में थी, बाज बहादुर मालवा में थी। सही है, चांद बीबी भैया अपने अहमदनगर वाले क्षेत्र से आती हैं। ये चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निज़ाम शाह की प्रथम पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं है बल्कि अहमदनगर और बीजापुर से है। जबकि जो बहादुर शाह है इनका संबंध गुजरात से है, रज़िया का संबंध दिल्ली से है और बाज बहादुर का संबंध है मालवा से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, अरे हम इनको क्रम से जमाना है। ओके, सबसे पहले आएंगे हमारे कुतुब मीनार का निर्माण कराया है ऐबक के द्वारा। फिर आते हैं हमारे फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ और सबसे बाद में हुई है विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था ऐबक ने, पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई 1388 में। पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था 1498 में, वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ था। कृष्णदेवराय के शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा। निम्नलिखित घटनाओं में उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, तो पहले आता है हमारा तराइन का दूसरा युद्ध, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर अफगान संयंत्र और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। ये उल्टा हो जाएगा। ओके, सही क्रम में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1196 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलूग खां मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना गया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनते हैं और राजधानी परिवर्तन करके ले जाते हैं दौलताबाद या उदयगिरी। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। आपने लगभग 30 वर्षों के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्व गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा। उसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की है। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है? तो ये होगा हमारे इब्न बतूता का, मोरक्को से आया था बेचारा। 1271 में अपनी यात्रा प्रारंभ करके मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक 24,000 मील की दूरी तय की थी। मंगोल शासक कबुलाई खान से सहायता प्राप्त करके मार्को पोलो की यात्रा में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन, मंगोलिया शामिल थे। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायावरों
में से एक था, किंतु मार्को पोलो का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन क्षेत्र में 44 देश घूमे थे। 73,000 मील की दूरी उसने पूरी की थी और 30 वर्षों की यात्रा दी थी, यह जीवन जिया था। नीचे दिए गए युगों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं, दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। तो बताइए, कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त मालदा लिखी गई है। अच्छा, कौन सा सुमेलित है बताना है। ओके, पहले हम ये मिला लेते हैं किसका कौन नहीं है। ओके, तो सम्रांग सूत्रधार है, ये तो भोज के द्वारा लिखा गया है सम्रांग सूत्रधार। फिर आता है मित विलास पहशन, ये महेंद्र के द्वारा लिखी गई, तो ये वाला सही हो जाएगा। और सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है मनसो उल्लास। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त मालदा की रचना की है। मित विलास पहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की है। भोज ने सम्राग सूत्रधार और सोमेश्वर ने मनसो उल्लास नामक ग्रंथ की रचना की है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, तो ये हो जाएंगे हमारे खिलजी, सबसे कम समय तक शासन किया है। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों में सल्तनत ने सुल्तानों में से 1206 से 1290 तक शासन किया है। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया है। तुगलक वंश के शासक 1320 से 1412 तक शासन किया है। सैयद वंश के शासक ने 1414 से 1451 तक किया है। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया है। जो सबसे ज़्यादा है तुगलकों का और सबसे कम है खिलजियों का। किस शासक के अधीन सेवा नहीं दी है, तो जो आइन उल मुल्क मुल्तानी है, इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के यहाँ सेवाएं दी हैं, लेकिन इल्तुतमिश के यहाँ सेवाएं नहीं दी हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहाँ उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त था। निम्नलिखित में किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी, तो यह है जौहर प्रथा, राजपूतों के समय प्रारंभ हुई है। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणों से स्त्रियों की रक्षा करने के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन था। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में खून जानकर अपनी जान देती थीं। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूत के समय बड़ी, तथापि ये पहले से चलती आ रही थीं। निम्नलिखित में से मध्यकालीन विद्वान और लेखक में जैन धर्म के अनुयायी था हमारे हेमचंद्र शूरी। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। हेमचंद्र शूरी मध्यकालीन विद्वान, लेखक में जैन अनुयायी थे। यह जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करते थे। इसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया है। इसने जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित कराई थी, जो अंततः एक जैन तीर्थ के नाम से जानी गई। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पलाशी का युद्ध 1797 को होता है। कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। और फिर आता है तराइन का युद्ध 1192 में होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ़ और यार बहादुर ने दिया था। इसके विश्वासघात के कारण ही नवाब की हार हुई थी। कलिंग की विजय अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके की थी। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 50,000 बंदी बने थे। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कलिंग युद्ध, इसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी का युद्ध यह 1576 में मुगल सम्राट अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1192 को, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण इसकी जीत हुई थी।
अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था आईने दहशाला प्रथा टोडरमल के नेतृत्व में। मोहम्मद तुगलक ने प्रारंभ किया था प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी अमीर बनवाए गए थे और शेरशाह के द्वारा प्रारंभ किया गया सड़क आजम। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनारगांव बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी थी तथा सड़क आजम के नाम से जानी गई। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। आईन दहशाला पद्धति का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है और चहलगानी अमीर तुर्के चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। मध्यकालीन भारत इतिहास में पन्ही और उपन्ह का संदर्भ किससे है, तो इसका उल्लेख जूते से है। तो पन्ही और जो उपन्ह है ये मध्यकालीन भारत में जूते के लिए कहा जाता था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपन्ह ये जूते थे। 13वीं से 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किसकी? मक्के की खेती नहीं करते, तो पुर्तगाली लेकर आए थे। भारतीय कृषि में जीविका का प्रमुख उद्देश्य या आधार था। भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वह कृषक थी। उर्वरक भूमि, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यह उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थीं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास, चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। इब्न बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसलें काटते थे। धान, गेहूं, ईख, कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उगाए जाते थे। मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टिकिल पदनाम किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो यह ग्राम के मुखिया के लिए प्रयोग किए जाते थे। भारतीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने जनवरी-मार्च 2004 में अंक में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में 600 से 1200 AD के बीच में भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। उत्तर भारत में ग्रामिका, ग्रामीयाका कहा जाता था। महाराष्ट्र में ग्रामोकुट या पट्टिकिल कहा गया है। कर्नाटक में गबुंद कहा गया है। उत्तर प्रदेश में इसको मेहतर कहा गया है। ये किसके द्वारा कहे गए हैं, देखो हम फिर से इनको बताते हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ग्राम होगा, तो ग्राम का होगा ग्रामणी और होगा ग्रामीयाका। महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पे कूट दिए जाओगे तो ग्रामाकूट और पट्टिकिल, तो पट्टी वट्टी भी लग जाएंगी, पिटाई हो जाएगी, कूट जाओगे तो ग्रामाकूट और पट्टिकिल। कर्नाटक में, कर्नाटक एक नाटक करना है गुंबद के ऊपर, तो गुनबंद गबुंद है। ओके। उत्तर प्रदेश में है मेहतर। लेखक इनके हैं दिनेश चंद्र सरकार। इन्होंने मेहतक को गांव के मुखिया या फिर पंचायत बोर्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी उचित होगा कि डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने अपनी संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारत के इतिहास प्रथम खंड में मेहतर का एक प्रकार उल्लेख किया है। शिल्पकारों की श्रेणी का उल्लेख जो अभिलेख है वहाँ पर मिलता है। इसके प्रधान मेहतर कहे जाते थे। संघ लोक सेवा आयोग ने भी इसका आंसर बी माना है। अब आते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राज्य। इसको भी हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है ये वाला। उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। तुगलक मोहम्मद या महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। इसका संस्थापक मलिक सरवर था। इसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तानों ने इसे मलिक उस शर्व या पूर्व का स्वामी ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। शर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा है, किंतु 1479 को बहलोल लोधी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इब्राहिम शाह शर्की
1402 से 1440 तक रहे हैं, एक गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार बताया जाता है। 1401 में जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 में कहा गया है। जौनपुर के सरकी वंश के सबसे महान शासक थे कौन? इब्राहिम शाह शर्की। इनके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे शर्की शैली कहते थे, उसका उदय हुआ। इसने स्वयं सिराजे हिंदी की उपाधि धारण की है। इसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। जौनपुर भारत का सिराज राज्य से विख्यात हो गया था। विद्यापति ने कीर्ति लता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। विद्यापति ने कीर्ति लता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल अबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। यह कश्मीर का सबसे महान शासक था। इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। इसने जजिया कर हटा दिया था, गो हत्या को निषिद्ध कर दिया था। इसने महाभारत और तरंगिनी, जो राज तरंगिनी है, उसका फारसी में अनुवाद करवाया था। बूलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण भी जैनुल अबादीन ने ही करवाया था। जैनुल अबादीन को धार्मिक सहिष्णुता, अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा गया है। 1407 में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जाफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित करके अपनी राजधानी धार पर अधिकार किया, किंतु बाद में उसका राज्य वापस कर दिया गया। 1458 को फतेह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतह महमूद की उपाधि धारण की, परंतु इतिहास में यह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इसकी प्रमुख विजयों में चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किले में आते हैं। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। जाफर खां, जिसको हसन गंगू कहा जाता है, उनके द्वारा 1347 से 1358 तक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। इसने गुलबर्गा को अपना नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसका नाम एहसानाबाद रखा। इसके साम्राज्य के शासन के लिए इसने इसे चारों तरफ और प्रांतों में विजय की और गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित कर दिया था। बहमनी राज्य के स्वतंत्र राज्य 4 राज्य हैं। तो पहले आते हैं बरार, जिसमें फतेहुल्लाह इमाद शाही वंश की स्थापना करते हैं। बीजापुर, इसमें यूसुफ आदिल शाही वंश की स्थापना करेंगे। अहमदनगर, मलिक अहमद के द्वारा निज़ाम शाही वंश की स्थापना की गई। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह के द्वारा कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई। वीदर में अमीर अली वीदर के द्वारा वीदर शाही वंश की स्थापना की गई। तो पहले आते हैं बरार में फतेहुल्लाह इमाद शाही वंश। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश। अहमदनगर में मलिक अहमद के द्वारा निज़ाम शाही वंश। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह के द्वारा कुतुब शाही वंश और बीदर में अमीर अली वरीद के द्वारा वरीद शाही वंश की स्थापना की गई है। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी, विद्या के संरक्षक थे। उन्होंने अपनी प्रजा उनकी उदार दृष्टिकोण के कारण उन्हें जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण इससे अवला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा गया है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की है। इसी के काल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की पूरी रचना की है। इब्राहिम ने नौरसपुर नामक नगर की स्थापना की थी, उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है और विश्व के विशालतम गुम्बद में से एक है। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर के द्वारा 1510 में बनवाया गया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। अब आते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में बनाया गया था। जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया गया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद
शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। इसका संस्थापक था मलिक सरवर। इसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। तुगलकों ने इसे मलिक उश सर्क या पूर्व का स्वामी, ख्वाजा ये जहां की उपाधि प्रदान की है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा गया है? तो जौनपुर को कहा गया है पूर्व का सिराज। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश के सबसे महान शासक थे। वह विद्या कला के प्रेमी थे। उनके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे शर्की शैली कहा गया है, उसका उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई थी। इसमें हिंदू प्रभावों की चिन्ह झलकते थे। इन्होंने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की थी। उस समय जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हुआ। निम्नलिखित में से किसे भारत का सिराज कहा गया है? तो ये है जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये रहे हैं हुसैन शाह, जौनपुर राज्य के अंतिम शासक। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खां, इसलिए इसका नाम रखा गया था जौनपुर। 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रतापूर्वक शासन किया, किंतु 1479 को बहलोल लोधी ने अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की की पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से विख्यात हुआ, उसे कहा जाता है जैन उल आबादीन। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबादीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन में बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु, उसकी धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। इसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया। वह प्रथम शासक था जिसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया था। इसके समय महाभारत, दशावतार और राजतरंगी जैसी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ है। उत्तम सोम पंडित के द्वारा कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। जैन प्रकाश और जैन विलास नामक ग्रंथ भी इसी के समय लिखे गए थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो ये हैं जैन उल आबादीन के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबादीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद का प्रभावकारी विशेषता क्या थी? तो ये थी बुर्ज थी, बौद्ध पैगोडाओं के से समानता रखती थी और जो फारसी शैली में थी। तो उपयुक्त तीनों ही थे। सिकंदर बुर्चिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 में कराया गया था। इसके बाद जैन उल आबादीन के द्वारा और विस्तारित कराया गया। मस्जिद की वास्तविकता में बुर्ज, फारसी शैली और बुद्ध पैगोडाओं से समानता थी। यही इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट थे। मुनि जिन विजय सूरी इनके दरबार में नहीं रहे हैं। जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट और कुंभा के दरबार से संबंधित हैं। किसके संबंधित हैं? टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं था? ओके, शासक और राज्य। राणा हमीर का संबंध है मेवाड़ से, सही है। राणा चुंडा का संबंध है मारवाड़ से। मलिक रजा फारूकी खानदेश से आते हैं। मलिक सरवर जौनपुर से हैं, ना कि मालवा से वाले, गलत हो जाएंगे। जौनपुर सुल्तान उत्तर भारत में 1394 से 1479 तक रहे हैं। यह स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। यह सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजा ए मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। मध्यकालीन भारतीय राज्य और उनके वर्तमान क्षेत्र चंपक का संबंध है। कौन सा सुमेलित? ओके, तो ये है दुर्ग
का संबंध जम्मू से, दुर्ग कहाँ से संबंधित, जम्मू से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंबक या चंबा कुल्लू का संबंधित हिमाचल प्रदेश से है। गुर्ज, ये गुर्ज नहीं, दुर्ग जम्मू में स्थित है। चंपक, दुर्ग और कुत्तूर ये राजपूतों से संबंधित हैं। तीनों, चंपक, दुर्ग और कुत्तूर का संबंध है राजपूतों से। चंपक और कुलूत ये हिमाचल प्रदेश में है। दुर्ग जम्मू में स्थित है। ये तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्य, जिसमें पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की है? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। हसन गंगू कहा जाता है इनको, है ना, उनके द्वारा। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जाफर खान, जिसे हसन गंगू कहा जाता है, 1347 से 1358 तक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। इसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की नींव राजधानी बनाई। उसका नाम एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसने इसकी चारों तरफ प्रांतों में विभाजित गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन कर दिया। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें बीजापुर भी शामिल था। इसमें हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया था। उनके अनुयायियों को पद जागीर प्रदान की थी और नई प्रथा प्रारंभ की थी, जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने के आदेश भी दिए थे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना किसने वर्ष की गई थी? तो ये 1347 में हुई थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी गुलबर्गा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं शताब्दी में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आदिल शाही का संबंध है हमारे बीजापुर से। कुतुब शाही वंश का संबंध है, देखो सरकी आते हैं जौनपुर में। निज़ाम शाही का संबंध है अहमदनगर से। कुतुब शाही का है गोलकुंडा से। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश का संबंध है यूसुफ आदिल शाह से। कुतुब शाही वंश का संबंध है गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह से। निज़ाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी और सरकी शाही राजवंश में जौनपुर के शासन किया था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उनकी धार्मिक निरपेक्षता में आस्था के कारण उनकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहती थी? तो ये हैं कौन? इब्राहिम आदिल शाह को। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी, विद्या के संरक्षक थे। इनकी प्रजा इनके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण इसे अवला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इनका नाम है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सुल्तानों के शासक थे, सल्तनत थे। और किताब ए नौरस दक्कनी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जो कि संगीत पर लिखी गई थी। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। पहला सही हो जाएगा। शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी। निजाम शाही सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर किले में बंद कर दिया। 1632 में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलतपुर या दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी। अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? ओके, बाज बहादुर मालवा से थे, सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा से थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह का संबंध गुजरात से है, ये भी सही। इशरफ आदिल शाह का संबंध अहमदनगर से नहीं है, बल्कि ये आते हैं बीजापुर से। तो इशरफ आदिल शाह बीजापुर से संबंधित हैं, ना कि अहमदनगर से। और बाज बहादुर मालवा से थे, कुतुब शाह गोलकुंडा से थे, और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से थे। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को कहा जाता है वर्तमान में हैदराबाद। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों और वरांगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में रहा है। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह युग हीरों के लिए प्रसिद्ध था उस युग में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित बताइए? और पहले काकतीय, ये तो वरांगल से आते हैं, पहला गलत हो जाएगा। काकतीय थे वरांगल से। होयसाल है द्वार समुद्र से। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। काकतीय वंश की राजधानी वरांगल थी। यादवों की राजधानी देवगिरी थी, और पांड्य वंश की राजधानी थी कोरकई, बाद में मदुरा हो गई थी। द्वार समुद्र किस राजवंश के अंतर्गत था? तो होयसाल राजवंश के अंतर्गत था। प्रथम सूची को दूसरे से मिलाइए, राजवंश को उनकी राजधानी बताइए। पांड्यों की राजधानी है मदुरा, यादवों की राजधानी है देवगिरी, काकतीय आते हैं वरांगल से, पल्लव आते हैं कांची से। पल्लवों का संबंध है कांची से, पांड्य हैं मदुरा से और कोरकई से, यादव हैं देवगिरी से, और काकतीय हैं वरांगल से। होयसाल स्मारक में होयसाल, ये हेलीवीड वेलूर में स्मारक पाए जाते हैं, होयसाल स्मारक। होयसाल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हालीवीड है, जो कि कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है। इसकी ख्याति इसकी स्थापना की विरासत के कारण है। हेलीवीड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 1200 से 12वीं से 13वीं शताब्दी में रहा है। होयसाल काल में निर्मित चिन्नाकेशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसाल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है हालीवीड। हालीवीड किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? उसका नाम है गोल गुंबद, बीजापुर में स्थित है। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका वाह भाग देखने में एक प्याले की भांति लगता है, और इसके प्रत्येक कोने पर कंगूरों की व्यवस्था है। यहाँ पर दिए गए हैं गुंबद, ओके, तो हम उनको दिखते हैं इसमें। दोहरा गुंबद है सिकंदर लोधी का, एक नहीं, मतलब सिकंदर से जो 2 गुंबद लगा दिए। दोहरा गुंबद है सिकंदर लोधी का। अष्टभुजी का है, तो 8 भुजाओं से शेर की रक्षा करे, तो शेरशाह का है अष्टभुजीय मकबरा। सप्त मेहराबीय मकबरा, तो सप्त मेहराब है बलवन का, बल से है सप्त बनवाया, सप्त मेहराबीय मकबरा है बलवन का। गोल गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह का। देखो, दोहरा गुंबद है सिकंदर लोधी का, अष्ट गुंबद है शेरशाह का, सप्त मेहराबीय है बलवन का, और गोल गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह का। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये है जंतर मंदिर नहीं है, महल नहीं, जहाज महल है मांडू में, और ये बनवाया है हमारे गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा, है ही नहीं। देखो, मांडू में जहाज महल है, और इसको गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनवाया गया था। मांडू में एक जंतर महल नहीं है, बल्कि जहाज महल है। मांडू में जहाज महल का निर्माण करवाया है गयासुद्दीन ने। गुजरी महल किसने बनवाया है? तो ये मानसिंह के द्वारा बनवाया गया है, ग्वालियर में 1510 में बनवाया था, जो कि वर्तमान में एक वो संग्रहालय है, मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओके, अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, पहले ही गलत है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है।
दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है और 3 दरवाजे ये हैं अहमदनगर में। तो 3 दरवाज़ा अहमदनगर में है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, लाल दरवाज़ा जौनपुर में है। पश्चिम बंगाल के पांडुआ स्थित आदीना मस्जिद जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद हैं और एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर और महलों के अवशेष हैं। दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? तो दक्षिण भारत के जो पॉलीगर हैं वह क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रक हैं। तो क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रक हैं दक्षिण के पॉलीगर। पॉलीगर एक सामंतवादी उपाधि है जो कि दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए थे। क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं जो सैन्य नियंत्रकों की एक वर्ग को क्या कहा जाता है? पॉलीगार कहा जाता है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।